नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच के साथ, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करूं, एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसे क्लिक करें। आप हमें इससे भुगतान कर सकते हैं, सत्य हिंदी की सदस्यता ले सकते हैं। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। और गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है। अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। लेकिन नजर डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पर। भारत के साथ व्यापार शुरू करेगा पाकिस्तान। ममता ने कहा, बीजेपी के खिलाफ हो एकजुट विपक्षी नेता। सभी राज्य 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाए वैक्सीन। कुंभ में 12 राज्यों से आने वाले लोग 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाए। कर्नाटका में सेक्स सीडी मामले में मंत्री रमेश जरकीहोली हो सकते हैं गिरफ्तार। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमवीर सिंह को डांटा, कहा देशमुख के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं। तो शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच। जी हां, खबर आ रही है कि अब ये रिश्ते और थोड़ा सा सुधरेंगे। ये एक लेवल आगे बढ़ा है, क्योंकि जो व्यापार अभी तक ठप पड़ा हुआ था दोनों देशों के बीच पिछले 2 सालों से, तो अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपनी रजामंदगी दे दी है कि अब कपास और शक्कर वो वापस भारत से इंपोर्ट करने लगेंगे। इसको सील ऑफ अप्रूवल मिल चुका है। और ये जो आर्थिक व्यापार जो अभी तक बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, ये अब 2 साल बाद फिर से शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें कि जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापारिक जो संबंध है, वो हमेशा व्यापारिक संबंध और जो राजनीतिक संबंध है वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और उसकी मिसाल मैं आपको आज यहाँ देना चाहूंगी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार था वो 2016 और 17 में 16% गिर गया था। यानी कि 2.17 बिलियन डॉलर से ये घटकर 1.82 बिलियन डॉलर हो गया था। और ये उस समय की बात है जब उरी में अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे। उसके बाद 2017 और 18 में ये थोड़ा सा बढ़ा, 1.92 बिलियन डॉलर हो गया। उसी तरह से 2018 और 19 में थोड़ा और बढ़ा और 2.07 बिलियन डॉलर हो गया। और साथ साथ इंपोर्ट्स भी आपको बता दूं कि वो भी गिरते गए। और 2018 और 19 में ये जो इंपोर्ट्स का जो फिगर है वो 494.17 बिलियन डॉलर्स का था। तो ये जो व्यापार में बैन लगा था, ये कब हुआ? जब आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो पाकिस्तान ने अपनी आपत्ति जताई। और जब पाकिस्तान ने अपनी आपत्ति जताई तो सारा व्यापार रुक गया। और उसके बदले में भारत ने क्या किया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था उसको रिवोक किया और साथ में ड्यूटीज को हाइक कर दिया। यानी कि पाकिस्तान से आने वाले जितनी भी कमोडिटीज थी उन पर 200% इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को इससे खासा नुकसान हुआ। लेकिन अब जो निर्णय हुआ है उससे ये जो बैन लगा था कि आप कपास, शक्कर, ये सब चीजें आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस बैन को हटा दिया गया है। और अब जल्द ही कपास और शक्कर भारत से पाकिस्तान जाएगा। लेकिन आज सवाल ये उठता है, ये आपको बता दें, ये सेकंड और थर्ड कमोडिटी है जो कि पाकिस्तान की इंपोर्ट लिस्ट में आई है। पहली आपको बता दें कि जब कोरोना महामारी के दौरान 2020 में दवाइयों को लेकर और जितने रॉ मटेरियल्स जो हैं दवाइयों और मेडिकल के फील्ड में उसको लेकर उस पर बैन सबसे पहले हटाया गया था ताकि कोरोना की महामारी से निपटा जा सके। और अब कपास और शक्कर ये सेकंड और थर्ड आइटम है पाकिस्तान की इंपोर्ट लिस्ट में। तो जाहिर सी बात है कि रिश्ते जरूर सुधर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की भी इसमें मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की कोई मजबूरी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर हम कपास की बात करते हैं, कॉटन और यान की बात करते हैं, तो इस समय पाकिस्तान में इसको लेकर भारी किल्लत चल रही है। और पाकिस्तान इस समय कपास और जो यान है वो यूके से, ब्राजील से, उज्बेकिस्तान से इंपोर्ट करता था, जहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था पाकिस्तान को पहुंचने में। लेकिन अब क्योंकि ये जो आर्थिक संबंध है ये सुधर चुके हैं, वापस पाकिस्तान चीजें इंपोर्ट कर सकता है भारत से, तो जाहिर सी बात है जब कपास और शक्कर
दोनों चीजें पाकिस्तान में पहुंचेगी तो वो जल्दी पहुंच सकती हैं। तो ये कह लीजिए एक समय की जरूरत है। और फिर उसके बाद जो रिश्ते सुधरने के अलग अलग इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं, जैसे कि जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, अपने जो पुराने डिफरेंसेस हैं उनको भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान डे पर एक चिट्ठी भी लिखी थी और समय समय पर ये इंडिकेशंस आए हैं। और ये बताया जा रहा है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी थी कि इसमें जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसका एक बहुत बड़ा रोल था इसको लेकर कि कैसे दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो इसमें सुधरे। लेकिन फिलहाल जो आर्थिक जो व्यापार है वो रुका हुआ था, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में रिज्यूम कर रहा है। उससे भारत को तो फायदा है ही, साथ में पाकिस्तान को भी फायदा होगा। तो एक बार जब ट्रेड रिज्यूम कर जाएगा तो बाकी जो सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन माना जाता है या जो सबसे आप कठिन कड़ी जो भारत और पाकिस्तान के बीच की है वो है कश्मीर का मसला, कि ये दोनों देश कश्मीर का मसला अपने बीच कैसे सुलझाएंगे। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो कि चुनाव की पूरी तैयारी जोर शोर से और पूरे दमखम के साथ इस समय वो चुनाव लड़ रही हैं। व्हील चेयर पे उन्होंने रोड शोज किए, व्हील चेयर से उन्होंने सब तरीके के हथकंडे उन्होंने अपना लिए और आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है सारी ऑपोजिशन पार्टीज को, जिसमें कि एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, टीआरएस, एसपी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, ये तमाम 10 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने और कहा है कि अब समय आ गया है कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि बीजेपी की राजनीति को हम काउंटर कर सके। और इस चिट्ठी में बिल्कुल साफ शब्दों में ये लिखा है कि बीजेपी किसी भी नॉन बीजेपी पार्टी को जिंदा नहीं रहने देगी, क्योंकि बार बार जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हनन हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी एक वन पार्टी अथॉरिटेरियन रूल में विश्वास करती है और उसी तरह राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये बातें ममता बनर्जी ने लिखी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको बीजेपी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रीडम है वो एक्सरसाइज करने नहीं देगी। तो अब इस चिट्ठी के कई मायने हम लगा सकते हैं। पहली बात तो ये कि क्योंकि ये चिट्ठी कांग्रेस को भी गई है, सोनिया गांधी को भी गई है, और एक ऐसे समय में जब खबरें आ रही हैं कि क्या कांग्रेस लीड रोल में नजर आएगी या नहीं आएगी, इस चिट्ठी से दो पर्पस यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। पहला ये कि केंद्र सरकार के लिए ये एक अलार्म है, एक इंडिकेशन है कि आज ममता बनर्जी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होने का दमखम रखती हैं, कि सारी एकजुट पार्टीज को वो एक रखना चाहती है। और आपको बता दें कि इसमें सीपीआई और सीपीएम इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल नहीं है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है। तो इसके दो मायने हैं कि एक केंद्र सरकार के लिए इंडिकेशन है कि वो समझ जाए कि वो कितनी कॉन्फिडेंट है और इस तरीके से वो अब एक नए फ्रंट और एक नई ताकत बनाने का दमखम रखती हैं, जिसमें कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होंगी और हो सकता है कि ममता बनर्जी उसकी अगुवाई करने में कामयाब हो जाए। ये केंद्र सरकार के लिए सिग्नल है। दूसरा सिग्नल है विपक्षी पार्टीज के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस अभी तक एक लीड रोल में जो नजर नहीं आ रही है, तो वो ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस का वो काम टीएमसी कर सकती है। तो ये एक संकेत ऑपोजिशन पार्टीज के लिए भी है कि समय आ गया है कि अब सब पार्टीज एकजुट हों और एक ऐसे फ्रंट का गठन किया जाए जो कि बीजेपी की राजनीति को काउंटर कर सके, बीजेपी की राजनीति को की जो राजनीति है वो उसी की भाषा में उसे समझाया जा सके। तो इस तरीके का एक इंडिकेशन नजर आता है। लेकिन आपको बता दें कि कल 1 अप्रैल है, दूसरे चरण का मतदान है, जहां पर नंदीग्राम एक सेंटर, बिल्कुल पूरा जो केंद्र बिंदु है राजनीति का पश्चिम बंगाल के, वो बना हुआ है, जहां पर ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो प्ले आउट हो रही है। लेकिन किस तरीके से पश्चिम बंगाल में राजनीति की शक्ल बदल चुकी है। आपने देखा था कि कल ममता बनर्जी, जो कि हमेशा कभी जाति, धर्म, गोत्र उसकी बात नहीं करती थी, तो कल उन्होंने जब वो एक फंक्शन अटेंड कर रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी मंदिर के पुजारी ने उनसे पूछा कि आपका गोत्र क्या है, तो ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा गोत्र है माँ, माटी, मानुष।
और इस वाक्य को पूरा करने के बाद उन्होंने कहा कि दरअसल मेरा गोत्र है शांडिल्य। अब शांडिल्य गोत्र बताने के बाद ये जो राजनीति है पश्चिम बंगाल की वो और गर्म हो गई, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो अपने सांप्रदायिक कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये एक हारी हुई ममता है और आज उनको गोत्र बताने की क्या जरूरत पड़ी। और उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं तो गोत्र अपना लिखता हूँ, गोत्र किसी को बताता नहीं हूँ, और ये इस बात का संकेत है कि ममता बनर्जी इस चुनाव को हार रही हैं। उधर AIMIM के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने कहा कि भाई मेरा क्या होगा, मैं तो ना किसी जाति का हूँ, ना धर्म का हूँ, ना पाठ पढ़ता हूँ और ना ही जनेऊधारी हूँ, तो ना ही मैं कोई भक्त हूँ। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस चुनाव में हिंदू कार्ड को खेल रही हैं, ये बहुत ही अनैतिक है और बहुत ही अपमानजनक है, ऐसा ओवैसी ने कहा है। तो बहुत ही एक हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन ये वेस्ट बंगाल का रहा है। अब देखना यह है कि इसमें जो हिंदू कार्ड जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज खेल रही हैं, और क्या जो हिंदूज को जीतने की जो एक राजनीति, कंसोलिडेट करने की जो राजनीति बीजेपी खेल रही थी, तो क्या टीएमसी उसी की भाषा में क्या उसको जवाब दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। कल सुबह से मतदान है और देखना यह होगा कि अब आगे के जो 8 चरण है, कल दूसरा चरण है, इसके बाद 6 चरण और बचेंगे, उसमें किस तरीके का जो चुनाव प्रचार है वो देखा जाएगा। लेकिन ये वाला जो फेज था ये बहुत ही पोलराइज था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बेगम कहा और ये कहा कि अगर आप बेगम इस पश्चिम बंगाल में दोबारा आ गई तो हिंदुओं का धोती पहनना मुश्किल हो जाएगा, तुलसी की माला उनके लिए गले में डालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें शुभेंदु अधिकारी ने पहले कभी नहीं की थी, लेकिन जो हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी उससे देख के थोड़ा सा हैरानी होती है और लोग सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक लैंडस्केप है वो बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य माना जाता था जहां पर लोग किसी का जाति धर्म नहीं पूछते थे, लेकिन आज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बीजेपी की वजह से इतनी कूट कूट कर भर गई है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव भी किसी भी उत्तरी राज्य में जहां पर जैसी राजनीति होती है तो उसी तरीके का चुनाव पश्चिम बंगाल में भी देखा गया है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर। जी हाँ, जो केंद्र सरकार है उसने सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जिन राज्यों में संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन जिलों में संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है, वहां पर 45 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, उनका टीकाकरण हो और वो भी अगले 2 हफ्ते के अंदर। जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है सारे स्टेट्स को और सारे चीफ सेक्रेटरीज को और ये कहा है कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि 100% वैक्सीनेशन हो उन लोगों का जो कि 45 साल के उम्र के ऊपर हैं। और साथ में ये भी कहा है कि 25 से 30 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जाए जो कि किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं। बड़े कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएं और साथ में ये भी कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट को अपना एक एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा और एक टाइमलाइन और एक अपनी जिम्मेदारी की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि अगर चीजें हाथ से बाहर निकल जाती हैं तो उनके पास एक प्लान तैयार हो। साथ में हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने यह भी कहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस एक्ट की मदद ली जाए और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को भी इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि मास्क पहनना और हर तरीके का एहतियात बरतना, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग भी क्यों ना हो, उसमें अब कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो सकता है, जिस तरीके की चिट्ठी राजेश भूषण ने सभी राज्यों को और चीफ सेक्रेटरीज को लिखी है। और ये कहा है कि अभी भी जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट ही है। अब आपको बता दें कि जो नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं, जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमेटी बनी है उसके जो चेयरमैन है मिस्टर VK पॉल, तो उन्होंने कहा है कि जो हालात हैं इस समय काफी गंभीर हैं, दे हैव चेंज फ्रॉम बैड टू वर्स। इस बात को लेकर डॉक्टर पॉल ने ये बातें कही हैं और साथ में ये कहा है कि जितने भी राज्य हैं उनसे ये भी कहा गया है कि जो वैक्सीनेशन पॉकेट्स हैं उनको डिफाइन किया जाए कि जहां पर लो वैक्सीन पॉकेट्स हैं वहां पर टीकाकरण को तेज किया जाए। और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में फिर से एक बार 53,480 नए मामले आए हैं। तो हम किसी भी एंगल से ये नहीं कह सकते कि इस समय हालत ठीक ठाक है। महाराष्ट्र अभी भी एक एरिया ऑफ कंसर्न बना हुआ है। इसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है।
अब आपको बता दें कि 2 दिन में हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू होने वाला है। वहां पर उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि 12 ऐसे राज्य हैं जहां से लोग जब आएंगे और अगर उनको कुंभ आकर उसमें हिस्सा लेना है या विजिट करना है तो उनके लिए 48 घंटे पहले की एक ली गई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, तभी वो हरिद्वार आ सकते हैं। तो तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जमीनी हकीकत क्या है। जो मंत्री हैं वो रैलीज और चुनाव कर रहे हैं। जहां तक लोगों का सवाल है और जो एक सिविक बिहेवियर का सवाल है, तो आपने देखा कि किस तरीके से होली में लोगों ने बिना मास्क के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के और हर तरीके से रूल्स को फ्लाउट करते हुए उन्होंने होली मनाई। तो जमीनी तौर पर जो हालात हैं और पेपर पे जिस तरीके के ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं उसमें भारी डिफरेंस है। और ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत वीक हो गया है। और इसके लिए सिर्फ सरकार को या प्रशासन को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है। और यहां पर मैं कहूंगी कि सेल्फ डिसिप्लिन इस समय बिल्कुल जीरो हो चुका है। इसलिए चेतावनी, एक चुनौती भरा समय है कि संक्रमण ना बढ़ने पाए। सेकंड जो दूसरी लहर है वो कोरोना की शुरू हो चुकी है, तो ये एक अच्छा संकेत भारत के लिए नहीं है। और बार बार ये सवाल हो रहा है कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा, तो 2 अप्रैल को एक रिव्यू मीटिंग होनी है, उसमें ये बातें डिसाइड होंगी कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। हालांकि लॉकडाउन कोई निवारण नहीं है इस समस्या का। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कर्नाटका के राजनीति की, जहां पर एक सेक्स सीडी की वजह से भूचाल आया हुआ है। आपको बता दें कि 2 मार्च को रमेश जरकिहोली, जो कि बीएस येदियुरप्पा सरकार में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, तो उनकी एक सीडी सारे कन्नड़ा टीवी चैनल्स पर प्ले आउट हुई, जिसके एक दिन बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन जो ये सेक्स सीडी है, इसमें रोज कुछ ना कुछ नए टर्न्स आ रहे हैं। पहले ये हुआ कि शायद लड़की के साथ, वो 25 साल की एक लड़की थी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी, और ये कहा जा रहा था कि वो जॉब मांगना चाह रही थी रमेश जरकिहोली से, और जॉब के बदले में उन्होंने एक इंटीमेट रिलेशनशिप उस लड़की के साथ डेवलप की। फिर बाद में उसको चीट किया, धोखा दिया, जॉब भी नहीं दिया। फिर बीच में एक थर्ड पार्टी ने कंप्लेन किया, ये कहते हुए कि नहीं ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है। फिर उस थर्ड पार्टी ने कंप्लेन को विड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद जो इस लड़की के पेरेंट्स थे उन्होंने कहा नहीं, ये तो जो कर्नाटका कांग्रेस जो चीफ है डीके शिव कुमार, उनका एक एंगल वो बीच में लेकर आए कि नहीं, उन्होंने उस लड़की को किडनैप किया है, क्योंकि उस लड़की के बहुत सारे वीडियोस आए जो कि अनडिस्क्लोज लोकेशंस से थे। तो ये पूरा जो मामला है इसमें बहुत सारे तोड़ मरोड़ हो चुके हैं। और जो लेटेस्ट जो तोड़ मरोड़ है उसमें ये कहा गया है कि ये जो 25 साल की लड़की है जिसका ये वीडियो वायरल हुआ था, उस लड़की ने अब कर्नाटका के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है और उस चीफ जस्टिस को ये बोला है कि आप पर्सनली इस केस को इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये मामला जो एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उस लड़की का विश्वास इस एसआईटी में नहीं है, क्योंकि उसका ये मानना है कि रमेश जरकिहोली को एसआईटी बचाने की कोशिश कर रही है। और उस लड़की ने कहा है कि मैं एक रेप विक्टिम हूं और जरकिहोली सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस लड़की ने यह भी मांग की है कि उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, उसको सिक्योरिटी दी जाए, साथ में उसके माँ बाप को भी सिक्योरिटी दी जाए। एक 3 पेज की चिट्ठी थी जो इस लड़की ने लिखा है। लेकिन ये जो बार बार ये एंगल आ रहा है कि इसमें डीके शिव कुमार का क्या रोल है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, और जरकिहोली ने भी ये कहा है कि नहीं, एक फेक सीडी है और उनको खत्म करने की कोशिश है, और उनका एक पॉलिटिकल खात्मा एक तरीके से डीके शिव कुमार करना चाह रहे हैं। तो इसमें सेक्स सीडी का जो मामला है वो नया नहीं है। कर्नाटका की राजनीति में सेक्स सीरीज कई बार आ चुकी हैं। कुछ लोग जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर इसमें बात करते हैं कि बीएस येदियुरप्पा की भी एक सीडी है। तो इस सेक्स सीडी ने भूचाल इस समय मचा दिया है कर्नाटका की राजनीति में, एक ऐसे समय में जहां पर कुछ ही दिनों में बाई इलेक्शंस होने हैं। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि नहीं, ये जो सेक्स सीडी का स्कैंडल है ये बिल्कुल असर नहीं डालेगा बाई इलेक्शंस में, और उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि जरकिहोली के खिलाफ ये एक साजिश है और वो जरकिहोली से आग्रह करेंगे कि वो जाएं और कैंपेन करें। तो एक ऐसे समय में बीएस येदियुरप्पा ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जरकिहोली के पास बीएस येदियुरप्पा की एक सेक्स सीडी है। बहरहाल सेक्स सीडी बिल्कुल एक इस समय कर्नाटका की राजनीति में केंद्र बिंदु बन चुका है। एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है, क्या वाकई में, क्योंकि इसमें मनी एक्सटॉर्शन का भी एक लेन देन का मामला आ रहा है कि ये सेक्स सीडी इसलिए सामने लाई गई ताकि 5 करोड़
करोड़ रुपए एक्सटॉर्ट किए जा सके। एक तरफ पॉलिटिकल राइवलरी का मामला है जिसमें कि जरकिहोली वर्सेस डीके शिव कुमार, क्योंकि आपको बता दें कि जरकिहोली पहले कांग्रेस में ही थे, फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। दो अलग अलग रीजन से रमेश जरकिहोली और डीके शिव कुमार आते हैं, जहां पर एक जैसी ही राजनीति मसलमैन के थ्रू होती है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि क्या डीके शिव कुमार रमेश जरकिहोली को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ये सेक्स सीडी का सहारा लिया, ये सेक्स सीडी की क्या सच्चाई है, इन सारे तथ्यों पर एसआईटी इस समय जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये लड़की एक अनडिस्क्लोज लोकेशन से क्यों बात कर रही है, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं वो अनडिस्क्लोज लोकेशन से आई हैं, और बार बार उसके पेरेंट्स ही कह रहे हैं कि ये जो लड़की है इसको किडनैप किया गया है, और किडनैप करने के पीछे इसमें डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के चीफ हैं उनका नाम आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे समय एंगल्स हैं, बहुत ही एक पेचीदा मामला हो चुका है। अब क्या ये चुनाव को मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें सामने आई हैं? वाकई में क्या ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है रमेश जरकिहोली के खिलाफ? और अगर ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है तो ऐसा क्यों रचा गया? दूसरा एक एंगल है, और दूसरा जो बड़ा सवाल है कि बीएस येदियुरप्पा क्या अपनी खाल बचाने के लिए इस समय रमेश जरकिहोली को डिफेंड कर रहे हैं? उसका क्या कारण है कि जब वो रिजाइन कर चुके हैं तो अब ऐसी क्या मजबूरी बीएस येदियुरप्पा की आ गई कि वो रमेश जरकिहोली को कह रहे हैं कि नहीं, वो एक मैलिशियस इंटेंट के साथ उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और अब उनको कैंपेन करना चाहिए। तो ये सारे इस समय बड़े सवाल लोगों के सामने हैं। लेकिन फिलहाल ये जो सेक्स सीडी है कर्नाटका की राजनीति में ये एक बड़ा भूचाल लेकर आई है। और आज ये जो 3 पेज की चिट्ठी इस लड़की ने लिखी है कर्नाटका चीफ जस्टिस को, तो उसको लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, तो उन्होंने भी ये कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और क्या वाकई में जो येदियुरप्पा हैं जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या वाकई में शासन करने में सफल हैं? तो ये तमाम सवाल खड़े किए हैं सिद्धरामैया ने भी। लेकिन हाँ, अब ये देखना होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है, और ये जो सारे बड़े प्रश्न इस समय हैं वो लोगों के सामने हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के हियरिंग की, जो कि आज सुनवाई कर रहा था परमबीर सिंह की पीआईएल पर, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनके खिलाफ एक सीबीआई की जांच हो। लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कड़ी फटकार लगाई जो पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर है परमबीर सिंह को, और उन्होंने कहा कि आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लॉन्च किया था, जबकि आपको पता था कि आपके बॉस यानी कि अनिल देशमुख अगर गलत थे तो आपने एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च की, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया। उन्होंने परमबीर सिंह को कहा कि आप कोई जूनियर ऑफिसर नहीं है, आप कोई लेमैन नहीं है, आपको सारे रूल्स और नियम पता थे, लेकिन फिर भी आपने पहला जो स्टेप है एफआईआर दर्ज करने का वो क्यों नहीं किया। साथ में कोर्ट ने कहा कि बिना एफआईआर के जो कोर्ट का स्कोप है वो बिल्कुल लिमिटेड है, और वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को जांच करने के लिए नहीं कह सकता है, जो यहाँ पर सीबीआई है। अब आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ये क्रिमिनल पीआईएल थी जो परमबीर सिंह ने फाइल की थी, और ये जो चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की, तो उस बेंच ने यह भी कहा कि परमबीर सिंह हाई कोर्ट को एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा है कि नहीं, आप जाइए पहले एक एफआईआर लॉन्च करिए, और उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन बचता है और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तब एक आप एप्लीकेशन फाइल करिए मैजिस्ट्रेट के सामने। परमबीर सिंह के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि वो सारा जो ये चक्रव्यूह है उसको अवॉइड करना चाह रहे थे, तो उस पर कोर्ट और ज्यादा गुस्सा हुआ। उन्होंने कहा कि क्या आप कानून के ऊपर अपने आप को समझते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें नियम और कानून के हिसाब से हैं, तो आप कानून के ऊपर नहीं हैं। और साथ में ये भी कहा, पूछा कि परमबीर सिंह जी से कि जब ये अनिल देशमुख ने जब ये पुलिस ऑफिसर से बात कही थी कि आप 100 करोड़ बार्स और रेस्टोरेंट से आप एक्सटॉर्ट करिए, तो ये जब स्टेटमेंट्स लोग दे रहे थे तो क्या परमबीर सिंह प्रेजेंट थे उस समय? तो ये बातें कोर्ट ने पूछी हैं। साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी तरीके का कोई एफिडेविट नहीं लगाया गया है इस पीआईएल में, और इसलिए कोर्ट ने कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को बिना एफआईआर के ये नहीं कह सकता है कि आप इस केस में जांच करें, और उन्होंने कहा है कि आपकी जो प्रेयर है वो बहुत हार्श है बिना एफआईआर के। और आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट काउंसिल है उन्होंने भी कहा कि ये जो परमबीर सिंह की जो पिटिशन है ये डर्टी माइंड से और एक डर्टी हैंड्स के साथ ये लेकर आए थे कोर्ट में, और उसको बिल्कुल क्वॉश कर देना चाहिए। तो फिलहाल परमबीर सिंह की जो ये पिटिशन थी तो
अब उनको बोला गया है कि वो एफआईआर दर्ज करें और उसके बाद ही आए, लेकिन ये पूरा मामला इस समय बहुत ही पेचीदा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी भूचाल है और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या एक अफसर की वजह से, चाहे आज वो अफसर परमबीर सिंह हो या रश्मि शुक्ला हो, तो क्या इन अफसरों को केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है सिर्फ इसलिए कि उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया जा सके। तो इन तमाम अटकलों के बीच ये जो पूरी खबरें हैं इस समय बिल्कुल गर्म हैं और बार बार ये जो बातें सामने आ रही हैं और केंद्र सरकार जो देवेंद्र फडणवीस के थ्रू ये बार बार कहना चाह रही है कि नहीं, यहाँ पे तो एक्सटॉर्शन रैकेट चलता था और ट्रांसफर पोस्टिंग्स के लिए पैसे लिए जाते थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर बड़े बड़े जो खुलासे हुए हैं, तो वो केंद्र सरकार इन ऑफिसर्स को क्यों इस्तेमाल कर रही है। और जो परमबीर सिंह पहले जो उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते थे, अब वो अचानक से केंद्र सरकार के एक फेवरेट बॉय बन गए हैं और उन्होंने ऐसा लग रहा है कि अब कोर्ट का भी सहारा लिया है, जिसमें कि आज कोर्ट ने उनको कड़ी डांट लगाई है और कहा है कि बिना एफआईआर के कोर्ट सीबीआई इंक्वायरी के लिए नहीं कह सकता। तो परमबीर सिंह के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन अब ये देखना होगा कि अब ये पूरा केस अब आगे कैसे जाता है। क्या अनिल देशमुख के खिलाफ वहां की जो पुलिस है वो एफआईआर दर्ज करेगी या नहीं करेगी। और अभी तो अनिल देशमुख ही गृह मंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। उनके इस्तीफे की मांग जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो ऐसे में ये जो बड़ा सवाल आज कोर्ट ने खड़ा किया है कि अनिल देशमुख अगर गलत हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई परमबीर सिंह के लिए। तो इसमें मुश्किलें इस समय परमबीर सिंह के लिए ज्यादा नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल ये जो दो अफसर हैं, परमबीर सिंह, या तीन अफसर मैं कहूं, परमबीर सिंह, सचिन वाजे और रश्मि शुक्ला, ये तीन ऐसे बड़े बड़े स्तंभ हैं और जिनका इस्तेमाल केंद्र सरकार इस समय पुरजोर तरीके से कर रही है, और सिर्फ इसलिए कि कुछ न कुछ लॉ एंड ऑर्डर की एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया जाए। सुनिए सच की 5 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो देखते रहिएगा सत्य हिंदी और बने रहिएगा सुनिए सच के साथ, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।